इस वीडियो में हम समझते हैं कि पोस्टल बैलेट की गणना के लिए जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है, किन नियमों के अधीन पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है, कैसे की जाती है। तो जो निर्वाचन के संचालन अधिनियम 1961 के नियम 54 कै के अधीन डाक मतपत्रों की गिनती पहले की जाती है, यानी कि ईवीएम से पहले जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है, ये हमें समझना है। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट के अंतराल के बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू की जा सकती है। इसके लिए डाक मतपत्रों को पूरा गिनने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ईवीएम की काउंटिंग 30 मिनट बाद प्रारंभ की जाएगी। पहले डाक डाक मतपत्रों की गिनती का कार्य एआरओ सॉरी एआरओ आरओ की टेबल पर किया जाएगा। आरओ द्वारा इस कार्य के लिए एक अथवा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त एआरओज को नामित भी किया जाता है। समय से प्राप्त प्रारूप 13C के आवरण को एक के बाद एक करके खोला जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि कौन से आवरण में क्या रखा होता है बैलेट पे पोस्टल बैलेट के लिए, वो भी हम समझ लेते हैं कि पोस्टल बैलेट में क्या क्या होता है। 17C 13C 13A और 13B इनको समझ लेते हैं। तो ये फॉर्म 13C जो एक लिफाफा होता है, कवर होता है, इस तरह का होता है। इसके अंदर ही जो डाक से मतपत्र बैलेट भेजते हैं उसको हम 17B बोलते हैं, और एक घोषणा होती है 13B बोलते हैं, और एक घोषणा होती है 13A की। ये 13B जो है वो इस तरह से होता है, नॉट टू बी ओपन बिफोर काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग से पहले नहीं खुलना है। तो इस तरह से एक एनवेलप होता है जिसके ऊपर ये सीरियल नंबर, बैलेट पेपर का सीरियल नंबर लिखा होता है, ये आप नीचे देख रहे होंगे। इसको 13C के अंदर रख के दिया जाता है, और इसी के अंदर एक घोषणा होती है जिसको इस टाइप की घोषणा जो निर्वाचक द्वारा की जाती है, इसको प्रारूप 13 कै बोला जाता है। ये 13 कै में यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्रम संख्या, यहाँ भी मतपत्र की क्रम से संख्या लिखी रहती है ये, और 13A। अब इसको हम समझ लेते हैं, ये इसका यानी कि 13A के दो भाग होते हैं, एक निर्वाचक द्वारा स्वयं भरा जाता है और एक उस किसी अन्य द्वारा जब घोषणा की जाती है तो ये पीछे वाला भाग भरा जाता है। यदि स्वयं करता है तो पहले वाला भाग जो मैंने दिखाया था वो घोषणा में भरा जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यदि घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न की गई हो अथवा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई हो, तब भी डाक पत्र आरओ द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि कब डाक पत्र को स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाता है, कैंसिल और वैध और अवैध कब माना जाता है, उसको तो यहाँ समझ लेते हैं। ऐसे प्रत्येक अस्वीकृत आवरण को उपयुक्त तरीके से प्रस्थांकित किया जाना चाहिए, यानी कि मान लो कोई आपने अस्वीकृत किया है तो उसको आवरण किया जाना चाहिए, और घोषणा एवं आवरण को प्रारूप 13C के यानी 13 ग के आवरण में पुनः लगा दिया जाना चाहिए, यानी कि जिनको जो कैंसिल भी हुए हैं, जो अस्वीकृत किए हैं, उनको पुनः उसमें वापस रख देना चाहिए। घोषणा में दर्शाए गए मतपत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13 ख में के आवरण पर क्रम संख्या से भिन्न नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई थी, दोनों मैच होनी चाहिए। तब भी डाकपत्र आरओ द्वारा अस्वीकृत किया, यदि वो मैच नहीं करती हैं तो आरओ द्वारा उसको भी कैंसिल किया जा सकता है, यदि ये दोनों मैच नहीं करती हैं, क्रम संख्या जो हमने घोषणा में की है या 13 ख में लिखी है। प्रारूप 13 ग के ऐसे सभी आवरणों को सम्यक रूप से सील बंद करके अलग पैकेट में एक साथ रखा जाना चाहिए, तथा पूर्ण कथन जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख, अंतर वस्तु का संक्षिप्त ब्यौरा सुगमता पूर्वक पहचान हेतु उस पर लिख दिया जाना चाहिए। यानी कि जो स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो अस्वीकृत किए जा रहे हैं, वो अलग अलग पैकेटों में बाद में भी रखे जाते हैं काउंटिंग के बाद में। प्रारूप 13 कै की सभी घोषणा पत्र जो सही पाए गए हैं अलग पैकेट में, ये बात मैंने आपको बताई थी, उनको भी अलग पैकेट में रखे जाना चाहिए ताकि मतदाता की पहचान न की जा सके, एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतपत्र अक्षत है। तो ये यहाँ आप समझ गए होंगे कि कोई स्वीकृत भी होंगे, कोई अस्वीकृत भी होंगे, उनको अलग अलग पैकेटों में रखा जाता है काउंटिंग के बाद। डाक मतपत्रों को अस्वीकृत किया जा सकता है, ये आप समझ गए होंगे। अब किसे हम अस्वीकृत करें, किसे स्वीकृत करें, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड हम जान लेते हैं कि किसे हमें स्वीकृत और अस्वीकृत करना है। तो यदि कोई एक ऐसा
पोस्टल बैलेट है जिस पर कोई भी मत दर्ज नहीं है, जैसे आप यहाँ सैंपल के लिए देख रहे हैं, इस पर किसी को मत नहीं दिया गया तो यह अस्वीकृत किया जा सकता है। उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिया, क्योंकि इस बार टिक का सिग्नेचर लगा है, आप देख रहे हो यहाँ 2 पर लगा है, तो ये भी अस्वीकृत हो सकता है। एक जाली मतपत्र का यूज हुआ हो, यानी कि जो मतपत्र इशू हुआ है, दिया गया है, वो ना दे के कोई और दिया गया है, तो वो भी अस्वीकृत किया जा सकता है। यह कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत है कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा रही, यानी उसको पहचान ही नहीं जा रहा है, इस तरह से क्षतिग्रस्त है, तो उसको भी अस्वीकृत किया जा सकता है आरओ द्वारा। इसे उस आवरण यानी कि 13 ख में वापस नहीं किया गया जो डाक द्वारा उनको भेजा गया, जो डाक की बात कर रहे हैं, जो आरओ द्वारा इसके साथ निर्वाचक को भेजा गया था, यानी प्रॉपरली उसको नहीं भेजा गया है, उस आवरण में लिफाफे में रख के, तो भी कैंसिल किया जा सकता है। मत को इंगित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर इस तरह से लगाया गया है कि यह संदेहात्मक हो गया है कि मतलब वोट पहले को गया है कि दूसरे को, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको भी अस्वीकृत किया जा सकता है, इसमें क्लियर ही नहीं।